हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विनी झा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ बताने के लिए कि कई बार क्या होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कि कंटेंट शेयर करे जाते हैं रिगार्डिंग लॉ। कई चीज़ ऊपर भी होती है, कई चीज़ नीचे भी होती है। तो मैंने भी सोचा, जो मेरे कई सारे फॉलोअर्स हैं जो कई बार कहते भी रहते हैं कि सर आप भी अपनी कुछ वीडियोस डाल दिया करें, तो इट्स परफेक्ट टाइम। अभी कोर्ट भी ओपन होने में टाइम है, तो अभी टाइम था, तो मैंने कहा कुछ छोटे मोटे टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे यूथ, जो नए लोग अभी प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आज की डेट में कि उनको किस तरीके के मैटर्स आज की डेट में मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी को अंडररेट कर रहा हूँ कि आप आए हो प्रोफेशन में, आपको मर्डर का मैटर नहीं मिलेगा या अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं मिलेगा, बट इन केस मेरा आपको ये सजेशन है कि अभी आपको वो चीज़ें पे ध्यान ना देके सबसे पहले ध्यान देना है कि किस तरीके के मैटर्स आपके पास अभी आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जो मर्डर केस में ऑप्ट करता है वकील, वो न्यू कमर्स को तो नहीं करेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ ऑल्सो। तो हमारे पास अभी यूथ के पास क्या आ सकता है? नहीं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, हमारे पास अभी जनरली जो ट्रेंडिंग में रहते हैं 138 NI एक्ट के केसेस आ सकते हैं, जिसे चेक बाउंस का केस भी कहते हैं इन जनरल टर्म्स। दूसरा, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस भी बहुत आ सकते हैं। जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं वो आज के टाइम में बाढ़ आ रखी है इस टाइम में। मतलब हर एक छोटी बात, बड़ी बात, जो भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, वो कोर्ट में आ जा रही है। शादी वाले मैटर्स आ जाते हैं जिसमें 3-4 तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। एक डाइवोर्स होता है, एक आपका 125 मैट्रिमोनियल ऑफेंस का जो होता है सेक्शन CRPC वाला, जो कि अब BNS में कन्वर्ट हो चुका है, मेंटेनेंस क्या। एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, और एक जनरली जो CAW सेल के अंदर FIR कर दी जाती हैं, जो कि लेटर ऑन टर्न होके 498 की FIR में कन्वर्ट हो जाती है IPC, जो अभी रिसेंट में BNS हो गया है। तो इस तरीके के मैटर्स होते हैं। तो चलो गाइज, आज टुडे पहला दिन है, और पहले दिन में मैं पहली शुरुआत करता हूँ 138 मैटर्स के साथ कि चेक बाउंस के मैटर किस तरीके से करते हैं। तो मेरा अपने वकील भाइयों के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, 13, 15 और 30। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। क्या? पहला 30 डेज, 15 डेज, देन ऑल्सो 30 डेज। अब ये कहेंगे अभी 30, 50, 30 क्या है? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है, तो चेक बाउंस होने के बाद जैसे ही आपको इंटीमेशन आती है, तो उसके बाद जो मेरा पहला 30 था, 30 दिन का टाइम पीरियड होता है आपके पास कि लीगल नोटिस उसको सर्व करने का। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल नोटिस केवल भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है विद इन 30 डेज, लीगल नोटिस विद इन 30 डेज सर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो जब लीगल नोटिस विद इन 30 डेज सर्व हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 15 डेज का टाइम पीरियड, विंडो पीरियड रहती है, जिसके अंदर वेट किया जाता है उस 15 दिन का कि वहाँ से कोई रिप्लाई होगा या वहाँ से वो आपको भेजेंगे कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, फ़ोन पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको अमाउंट ही दे दें लीगल नोटिस पे, बट 100 में से 95% नहीं होता है। इतना कोई सीधा भी नहीं होता है जो केवल एक लीगल नोटिस पे पैसा दे देता है, क्योंकि वो भी अपनी रेमेडी अवेल करता है, वो भी लोगों को पूछता है, उनके पास भी एडवोकेट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, 15 डेज जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद आप विद इन 30 डेज आप उससे केस फाइल कर सकते हो, जो कि कंप्लेंट केस जिसे कहते हैं। अब कंप्लेंट केस आपका 138 में कहलाता है। ये क्रिमिनल केस नहीं होता, इसे कंप्लेंट केस कहते हैं। अब 30 दिन का पीरियड हमारा क्या हुआ, चेक बाउंस हुआ, 30 दिन के अंदर हमने लीगल नोटिस भेज दिया। फिर हमारे पास 15 दिन का टाइम पीरियड रहा। उस 15 दिन के अंदर हमने वेट किया। वेट करने के बाद हमने फिर उसको आगे बढ़ाया, और उस 15 दिन के बाद जब हमारा वेट टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास विद इन 30 डेज हमको केस फाइल करना ही पड़ेगा। अगर हम 30 डेज से बाहर जाते हैं तो हम लीगली वैलिड नहीं होते। अब आप कहेंगे सर वो तब भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन लिमिटेशन क्लॉज के साथ होता है। तो हमको उसमें क्यों पढ़ना है? कई बार लिमिटेशन अलाउ होती हैं, कई बार लिमिटेशन अलाउ नहीं होते। तो जब हमारे पास सेपरेट 30 डेज का टाइम पीरियड है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी के अंदर हम फाइल कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो चेक के केस के अंदर केस फाइलिंग का ये फॉर्मूला है। तो अभी के लिए इतना ही, शुरुआत करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं और कोई टॉपिक डिस्कस करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं जितने भी अपने नए वकील भाई हैं उन सब के साथ ज्वाइन कर सकूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मुझे यहीं पे पूछें, आप मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैं 30 हज़ारी कोर्ट में मेरा चैम्बर भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी मैं इस पे डाल दूंगा, आप पूछ सकते हैं। जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है, जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बैठ के, क्योंकि ये मेरा मेन मकसद यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठ रहा हूँ। मेरा बस एक ही चीज़ है कि मैं जो चीज़ मेरे पास ज्ञान ऊपर वाले के आशीर्वाद से है, उस ज्ञान को मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर सकूँ, और जो भी यूथ कलीग आ रहा है उसके साथ मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकूं, डायरेक्ट मैं उनकी बातों को सुन सकूं और उसका रिप्लाई कर सकूं। मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि जब मैं नया नया आया था तो आदमी के अंदर एक हिचक होती है, वो पूछने से घबराता है, डरता है। तो यहाँ ना घबराना है ना डरना है, आप इधर उधर सर्च करने के बजाय आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जितनों को भी कंफर्ट हो, जो भी पूछना चाहे एनी टॉपिक। ये तो मैंने अभी स्टार्ट करा है 138 से। आप किसी भी चीज़ में, क्रिमिनल केस में आप जानना चाहते हैं बेल मार्ग्यू किस तरीके से करें, हाउ टू सर्च जजमेंट्स, किस तरीके से आपको स्टे की चीज़ें चाहिए, हाई कोर्ट में किस तरीके से करना है, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो शुरुआत के लिए इतना ही। नमस्कार।